जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम PT03 का पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो भी आपने दिया है। पेपर 1 थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 2 लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेयर टू पेपर 1। पेपर 1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, सिंपल सवाल थे, पैराग्राफ बहुत आसान थे और अगर आप बेसिक भी आपको नॉलेज है तो आप इजीली स्कोर कर सकते थे पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 में कुछ सवाल अच्छे थे पर पेपर 1 में ऑलमोस्ट सब सवाल आसान थे, आप इजीली कर सकते। कोई एक आधी कोई चीज़ थी जो थोड़ी दिक्कत कर सकती है, बाकी सब आसान था। तो आइए बच्चों, हमने 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं और आपको जो भी डाउट्स है आप वो यहाँ से देख के लर्न कर सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले सवाल में आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड था और ये इस तरफ एक्सीलरेट हो रहा है 3g/4 से। तो लिक्विड का जो सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब अगर आप कंटेनर में बैठ के जी इफेक्टिव देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ आपके पास में जी था, ठीक, और इस तरफ सूडो लग गया तो ये आ गया आपके पास में 3g/4। और जो लिक्विड सरफेस है वो इसके परपेंडिकुलर रहता है तो वो रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सबसे पहले इसने बोला, ठीक है, इसको ये समझ में आ गया सूडो की वजह से ऐसा रह रहा है आपके पास में। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बोला कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाया गया, यहाँ पे एक पॉइंट है ए और वो वर्टिकल से जो ऊपर है वो L1 इधर है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो L2 है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास में, इस पॉइंट का नाम है B और इस वाले पॉइंट का नाम है C। अगर आप बात करें प्रेशर एट B एंड प्रेशर एट C, दैट विल बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 0 बोला हुआ उसने। तो अगर आप बात करेंगे ए पॉइंट पे तो यहाँ से चल के देखेंगे तो प्रेशर एट ए आएगा ρg/L1 और अगर आप यहाँ से चल के देखें तो प्रेशर एट ए कितना आएगा आपके पास में। यहाँ चले तो यहाँ से चले तो ये सूडो इस तरफ है आपके पास में, इधर आ रहा है 3g/4। हम सूडो के हिसाब से बात करते हैं, सूडो इस तरफ है तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा दैट विल बी ρg की जगह आएगा 3g/4 और ये डिस्टेंस कितनी है L2। तो ये दोनों सही हुए तो ए और बी ऑप्शन तो सही होगी। फिर ये बोला गया थीटा, ये एंगल कितना बन रहा है। अगर आप इस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखिए एक तो यहाँ पे आपके पास में जी इफेक्टिव लग रहा है, एक यहाँ पे ऐसे सूडो लग रहा है आपके पास में, दो लग रहे हैं फोर्सेस। यहाँ पे नीचे की तरफ जी लग रहा है और इधर ऐसे कुछ सूडो लग रहा है आपके पास में और ये कितना है 3g/4 और यहाँ पे ऐसे जी इफेक्टिव आ गया तो ये लिक्विड का सरफेस हो गया आपके पास में जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल आपको पूछा गया, ये वाला एंगल कितना थीटा। अच्छा बच्चों, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा हो गया। तो अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा आएगा 3g/4 डिवाइड बाय जी, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4। तो सी ऑप्शन भी आपके पास में करेक्ट हो गया। फिर इसने बोला ρg/L1 इज इक्वल टू ρg/L2, वो वाली बात गलत है। ρg/L1 इज इक्वल टू 3/4 ρg/L2। क्लियर? तो आपके पास में तीन ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड सी। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड सवाल के ऊपर। सेकंड सवाल में बोला गया कि प्योर रोलिंग का सवाल है। ऐसे यहाँ पे एक बॉडी है वो प्योर रोल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ v है और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे ओमेगा है। तो इससे अगर आपको चार पॉइंट दिखाए गए, इस वाले पॉइंट नेट वेलोसिटी देखो, क्या देखूंगा बच्चों, एक तो v आया प्लस ओमेगा, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी। इस वाले की देखेंगे तो v इस तरफ और रोटेशन की वजह से इधर ओमेगा, इसकी देखेंगे तो इधर v और इधर की तरफ ऐसे ओमेगा r, और इस वाले पॉइंट की देखेंगे तो यहाँ पे v और ऊपर की तरफ ऐसे ओमेगा r। अब देखिए वेलोसिटी कौन कौन से पॉइंट की पूछ रहा है। इस वाले पॉइंट का नाम C है, इसका नाम कुछ B है, इसका नाम A है और इसका नाम D है। एक तो पूछ रहा है B पॉइंट की वेलोसिटी, तो B पॉइंट की वेलोसिटी होगी √v² प्लस ओमेगा r²। B कितना आ गया, √v² प्लस ओमेगा r का होल स्क्वायर। ये आपके पास सही बात होगी। अगर आप C पॉइंट के निकालें दैट इज v प्लस ओमेगा, ये वाली बात भी सही होगी। तो VC अगर आप देखेंगे दैट इज v प्लस ओमेगा, ये वाली बात भी सही है। एक्सीलरेशन अगर आप देखेंगे, एक्सीलरेशन देखते हैं तो एक्सीलरेशन अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पे A है, तो ट्रांसलेशन की वजह से देखें तो हर एक पॉइंट का A आएगा, इसका भी A, इसका भी A, इसका भी A और इसका भी A। अब आपको एक अल्फा भी गिवन है सवाल में, अल्फा गिवन है क्या आपको? अब इसका अल्फा भी गिवन है आपको। अच्छा, अगर अल्फा गिवन है तो इसकी आएगा इधर अल्फा आर, इसका पीछे की तरफ आएगा अल्फा, इसका ऊपर की तरफ आएगा अल्फा और एक इसका इधर आएगा अल्फा और एक ओमेगा स्क्वायर भी आर भी आएगा सेंटर की तरफ, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल हो गया आपके पास में, ये टेंजेंशियल हो गया, ये अल्फा की वजह से आएगा नेट, ऐसे इतने एक्सेलेरेशन आपके पास में आ गए। अब ए वाले पॉइंट की एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। ए पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये वाला पॉइंट है। इसका एक्सेलेरेशन अगर आप देखेंगे तो एक तो आ गया a माइनस अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया इस वाले पॉइंट का एक्सेलेरेशन। तो ये मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। डी पॉइंट कौन सा है, डी ये वाला पॉइंट है। इसके एक्सेलेरेशन अगर आप चेक करेंगे तो बनेगा अंडर रूट a प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अगर चार ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन यहाँ पे सही है।
वो जो थर्ड प्रॉब्लम है वो रोटेशन का सवाल है। उसमें क्या बोला गया है, ऐसे आपको बोला जा रहा है कि एक डिस्क है, यहाँ पे से डिस्क को रख दिया और ये ऐसे कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक कुछ एस डिस्टेंस कवर करता है। एस डिस्टेंस की पेरीफेरी के बराबर है। अगर इसकी रेडियस कुछ आर है तो एस क्या है आपके पास में, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर है। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, इससे बोला ए से बी जाने में इसको टी टाइम लगता है। यहाँ पे ऐसे कुछ कांस्टेंट फोर्स आपने लगाया, तो अगर आप ए से बी वाले पोर्शन का एफबीडी बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। इधर कुछ एफ फोर्स लग रहा होगा, इधर ऐसे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास में। और अगर आप इस वाले रीजन का एफबीडी बनाएंगे इस वाले रीजन में, तो सिर्फ यहाँ पे एफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा नहीं है। तो अगर ए ऑप्शन देखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसने बोला कि बी क्रॉस करने के बाद में क्या होगा। अगर बी को क्रॉस करने के बाद की बात चल रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क विल डिसअपीयर। एंगुलर एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा, बिकॉज एंगुलर एक्सीलरेशन किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन है नहीं। पर ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन डिसअपीयर, ये बात सही है। लीनियर एक्सीलरेशन विल रिमेन अनचेंज, गलत बात है। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आपके पास में था लीनियर, दैट इज एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाय एम था, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज एफ डिवाइड बाय एम है। तो एक्सीलरेशन आपके पास में क्या हो गया, बदल गया। इस वजह से ए ऑप्शन तो सही नहीं है। फिर बोला गया लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क विल इंक्रीज, ये बात सही है। पहले एफ माइनस एफ बाय एम था, अब एफ बाय एम है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर क्या बोला, डिस्क विल मेक वन रोटेशन इन टाइम t/2, ये वाली बात थोड़ी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा चेक करें तो आपको एक इक्वेशन तो ये समझ में आ गई। फिर अगर आपने दैट इज एफ मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई अल्फा कर दिया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई अल्फा, इसने इसको मार दिया। थर्ड इक्वेशन आ गई, ए इज इक्वल टू अल्फा, तो एफ को लिख दिया एम ए बाई 2, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एम हो गया एम ए बाई 2। तो एक्सीलरेशन बच्चों आपके पास में कितना बना, एक्सीलरेशन बन गया दिस इज 2f by 3, 2 कैपिटल F by 3, ये आपके पास में एक्सीलरेशन आ गया सेटअप का। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास, अल्फा की अगर आप बात करेंगे तो अल्फा आ गया दैट इज 2f डिवाइड बाय 3r, ये आपके पास में अल्फा आ गया। इस वाले बात क्वेश्चन की बात चलिए ए से लेके बी तक। अब अगर आप पहले आप देख रहे थे तो आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ऐसे शुरू होती है, चीज तो खत्म होगी। जो थीटा आपके पास में आ रहा था वो कितना टाइम लगा, 2 पाई एंगल घुमाना, 2 पाई एंगल। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक रिवोल्यूशन होने में कितना टाइम, दैट इज हाफ। अल्फा को लिख दिया आपने 2f बाई 3r मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। ठीक, इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज 6 पाई r डिवाइड बाय f, ये आ रहा है आपके पास में, t इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन आ रहा है। पर इस वाले यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक बार जो ओमेगा मिल गया उसी से घूमता है। अगर आप ओमेगा देखेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू हमने लिख दी 2f डिवाइड बाय 3r मल्टीप्लाई टाइम इतना ओमेगा है। अब आपको पता है बी क्रॉस में मतलब अल्फा तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट एंगुलर वैसे ही रोटेट करेगा तो कितना टाइम लगेगा आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में, 2 पाई डिवाइड बाय टी, टी की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया 2 पाई एफ 2f डिवाइड बाय 3r, और यहाँ पे से t आ गया। क्लियर, इस 2 ने इसको मार दिया, तो आपके पास बचा 3 पाई r डिवाइड बाय ft। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से रूट इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, t बाय रूट 6 इज इक्वल टू रूट पाई r बाय f, ऐसे लिख सकता हूँ। स्क्वायर उठा दूंगा तो मैं ये वैल्यू बन गई t बाई 6, दिस वैल्यू इज बिकम 3 मल्टीप्लाई t बाई 6 मल्टीप्लाई t स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे उड़ गया आपके पास में t बाई 2, मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, t बाई 2 टाइम लगेगा इसको। ये वाली बात सही है, तो सी ऑप्शन अच्छा था, इसके अंदर सोचने वाला था। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि द डिस्क विल कवर लार्जर डिस्टेंस देन एस इन फर्दर टाइम t। तो लीनियर एक्सेशन तो बदल गया, देखिए लीनियर एक्सेशन क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और लीनियर एक्सेशन बढ़ रहा है तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए पहले तो हाफ एटी स्क्वायर था, अब u भी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा, ये बात तो सही होनी चाहिए। बिकॉज s इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, यहाँ से जब शुरू हुआ था तो u भी 0 था, एक्सेलेरेशन भी कम था। यहाँ से जब चल रहा है आगे की बात करें तो u भी कुछ है आपके पास में, एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ही। बच्चों फोर्थ प्रॉब्लम में आपसे क्या बोल रहा है कि एक ऐसे कोई डिस्क है और इस पे इधर जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन है 3mg/2, और इधर जो टेंशन लग रहा है आपके पास वो है mg/2, और नीचे की तरफ एक mg लग ही रहा है वो ग्रेविटी की वजह से। इसका मास कुछ m है
रेडियस कुछ r है। तो एक्सेलेरेशन अगर आप बात करेंगे तो ट्रांसलेशन मोशन में ऊपर की तरफ लग गया 2mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो a तो आ गया आपके पास में g ऊपर की तरफ, तो आपके पास में a ऑप्शन सही हो गया, b ऑप्शन गलत हो गया। एंगुलर एक्सेलेरेशन की अगर आप बात करेंगे दैट इज 3mg/2 मल्टीप्लाई r, इसका टॉर्क लिखा माइनस mg/2r इज इक्वल टू i अल्फा, i अल्फा इन दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई अल्फा। m साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे बच गया दैट इज m, तो उड़ गया दैट इज जी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा, आर में इसको मार दीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2g/r। जो एंगुलर एक्सीलरेशन है 2g/r, तो सी ऑप्शन मैच कर गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज dl/dt होता है टॉर्क के बराबर, टाउ इज इक्वल dl/dt। तो टॉर्क आ कितना रहा है, टॉर्क आ रहा है टोटल आपके पास mgr, तो आपके पास में डी ऑप्शन सही होगा। तो ए सी और डी तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मैच कर गए। फिर अगर आप चलेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर, तो वो फ्लूइड का सवाल है, प्रेशर वगैरह सब लिखना है। तो आपको ऐसे बोला गया, ऐसे करके कोई ट्यूब है, यार ट्यूब बना दी ऐसे, ठीक, इसमें ऐसे एक लिक्विड है, और एक और लिक्विड है ऐसे ऊपर, ठीक। आपको बोला कि इसकी डेंसिटी कुछ ρ2 है और इसकी डेंसिटी कुछ ρ1 है, और हाइट वाइट ये सब ये गिवन है आपको h1 यहाँ तक, इसके लेवल तक h1, और ये वाली गिवन है आपको h2। पूछ क्या रहा है देखते हैं। h1 में h2 का रेशियो पूछा, तो आपको पता है दैट इज यहाँ का प्रेशर कुछ P0 मान लीजिए, P0 प्लस ρ1 GH1, यहाँ का प्रेशर आ गया सेम, हेड प्रेशर सेम रहता है। और यहाँ से अगर आप चेक करें दैट इज P0 प्लस ρ2 GH2, इसने इसको मार दिया, G ने G को मार दिया। आपको रेशियो चाहिए था H1/H2 का, तो H1/H2 आपके पास में आ गया ρ2/ρ1 के बराबर, और ρ2/ρ1 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 3। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुत ही आसान सवाल था। बच्चों अगर आप बात करें प्रॉब्लम नंबर 6 की, तो थ्योरेटिकल सवाल है। इसने क्या बोला गया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहला है कि इफ आई अबाउट एन एक्सिस मिनिमम देन इट मस्ट पास टू सेंटर ऑफ मास। सही बात है, क्या वो पता है कि जो आई होता है दैट इज ICM प्लस MD स्क्वायर होता है आपके पास में, तो वो हर एक मतलब सबके लिए वैलिड, जैसे I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, वैलिड सबके लिए होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए होता है। तो मिनिमम है तो ऑब्वियसली ICM के अबाउट हो रहा है और D की वैल्यू 0 है, ये ऑप्शन सही है। फिर इसने बोला ऑल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास सेम है, ये बात गलत है। मतलब कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट प्लेन पे, मतलब जैसे यही है आपके पास में एक स्क्वायर प्लेट है, इसके बोट अलग आएगा, इसके बोट अलग आएगा, कोई और प्लेन होगा तो डिफरेंट आ सकता है, रेक्टेंगल है तो इसके बोट अलग आएगा, इसके बोट अलग आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले हर एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन में बोला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी, ये बात सही है। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या है वो, दैट इज IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर प्लेनर बॉडी, ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। और ऊपर वाली जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। तो आपके पास में 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन A, C एंड D। फिर बच्चों अगर आप 7th प्रॉब्लम की बात करें तो आपको बोला गया 2 इक्वेशंस है, x1 आपके पास में है 2 sin 10t, और सेकंड इक्वेशन x2 है 4 sin 10t प्लस पाई। अब इसका रिजल्टेंट जो इक्वेशन बनेगी वो फेजर से निकाल लेता हूँ। तो ये 2 हो गया आपके पास में, और ये इससे लीड करा 60 डिग्री का, तो यहाँ पे लीड करवा दिया, ये 4 आ गया, ये वाला 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 4 cos 60 हो गया, 4 cos 60 2 हो गया, यहाँ पे बन गया दिस इज विल बिकम 4 sin 60 2√3। क्लियर। तो रिजल्टेंट अगर आप देखें तो ऐसा बन रहा है मेथड, ये 4 आ गया और ये आपके पास में 2√3 आ गया। तो रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो ये बन गया A net इज इक्वल टू √16 प्लस 12। सही, तो कितना आ गया 28 38 √38, तो ये बन गया √38 मीटर, ये A net बन गया आपके पास में। अगर आप ये एंगल चेक करेंगे, ये वाला एंगल थीटा कितना लीड कर रहा है, तो tan थीटा कितना आएगा, ये 2√3 डिवाइड बाई 4 दैट इज √3/2। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी
एक्स नेट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आ गया √38 साइन बेस 10t प्लस कितना आ रहा है आपके पास में 10 आ गया √3/2 10 इनवर्स √3/2 ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, इसका एडिशन 28 आएगा ना आपके पास में, दैट इज दिस इज बिकम 28 हो गया 7 2√7 ऐसा रिजल्ट बन गया। अब इस सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले वाले में बोला कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन है, ये वो पूछ रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए तो यार यहीं से कर लो, क्योंकि उसमें tan इनवर्स का लिखा हुआ है, यहीं से कर लो। t इज इक्वल टू 0 पे इसका कोऑर्डिनेट 0 है और इस पर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2√3 बन जाएगा ना। इसका 0 हो गया t इज इक्वल टू 0 पे, इसका चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3, तो दोनों का सम करें तो 2√3 सही बात है, ये ऑप्शन सही है। मैक्सिमम स्पीड अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम स्पीड तो v नेट अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा dx/dt, तो ये जो स्टार्टिंग वाला टर्म बनेगा वो बन जाएगा 20√7 cos 10t प्लस 10 इनवर्स √3/2 ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड कितना आ गया 20√7, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी, तो कितना आता है माइनस एक्सीलरेशन कितना आता है माइनस ω² आता है मैक्सिमम, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 100, ए की वैल्यू होगी 2√7, तो कितना आ गया आपके पास 200√7, तो सी ऑप्शन भी सही है। एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट मोशन, एनर्जी कितनी होगी, मास गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, वही टोटल एनर्जी होगी, दैट इज ½ m और v² कितना आ गया, दैट इज 400 × 7, ये 10 आ गया, ये 1000 पूरा साफ हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई आपके पास में, दैट इज 28, तो यही जवाब हो जाएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। बच्चों अगर आप बात करें 8th प्रॉब्लम की, तो ये भी दो SHM का सुपरपोजिशन है। आपको बोला गया कि इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 3 साइन 100t प्लस 8 cos स्क्वायर 50t। तो हम क्या लिखते हैं, पहले को सेम का सेम लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने cos स्क्वायर थीटा दिया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया 4 प्लस 3 साइन 100t, तो इसमें लिख दिया 4 cos 100t, 4 cos 100t लिखते हैं साइन 100t प्लस π/2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इन दोनों, ये दोनों SHM की इक्वेशन है, हाँ तो ये पूरा फंक्शन SHM का है। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वेशन बनाएंगे तो फेजर लिखेंगे आप, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो रिजल्टेंट 5 बनेगा आपके पास में। तो इन दोनों जो फाइनल इक्वेशन बनेगी x नेट की, दैट इज बिकम 4 प्लस ये नेट बन जाएगा 5 साइन 100t और ये जो एंगल आएगा दिस प्लस 53 डिग्री, ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी। अब क्या क्या पूछ रहे देखते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट SHM, गलत बात। द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल इज 5 सेंटीमीटर, सही बात, एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है आपके पास में। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM इज √73, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो x मैक्स कितना आएगा आपके पास में 9 आएगा। क्लियर बच्चों, 9th प्रॉब्लम आपके पास में बर्नौली का सवाल है। आपको बोला कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है, वहाँ का a है, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिक्विड कुछ v मान लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2v माननी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं बर्नौली लगाऊँ तो मुझे पहले प्रेशर चाहिए, तो मैंने बोला ऊपर का प्रेशर P0 हो गया, तो नीचे आते आते ये वाला लेंथ कुछ L मान लीजिए, ये इसको कुछ L मान लीजिए, तो इसका कितना है P0 प्लस ρgh प्लस L प्लस h, ये प्रेशर आ गया, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर टर्म होगी, इसको रेफरेंस लाइन पकड़ा तो हाइट कुछ आएगा नहीं, प्लस ½ ρv²। अब यहाँ का लिखते हैं, अगर हम यहाँ का लिखेंगे तो प्रेशर हो गया P0 प्लस ρgl, ये हाइट L है आपके पास, और हाइट फैक्टर आ गया ρgh प्लस वेलोसिटी आ गई ½ ρ4v², इतना सही। अब देखते हैं P0 ने P0 को मार दिया, ये h वाली टर्म ने इसको मार दिया और ये L वाली टर्म ने इसको मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ρgh
और वहाँ पे बन गया 2 रो वी स्क्वायर, यहाँ पे बन गया रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 3/2 रो वी स्क्वायर। इस रो ने इसको मार दिया, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2/3 GH। हमने निकाल तो दिया, देख सकते चाहिए क्या इसको। ए वाले पॉइंट पे चाहिए थी कि सेक्शन ए पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो सेक्शन ए पे वेलोसिटी यही है, तो आपके पास से बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस यहाँ से यहाँ पे जाने में पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों सी ऑप्शन में बोला ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क कितना आएगा, तो वो वर्क डन आता है mgh, तो ऊपर जाए दैट इज माइनस mgh, पर यूनिट वॉल्यूम पूछे डिवाइड बाय v कर दैट इज माइनस रो gh आएगा, पर आपसे ऑप्शन में प्लस रो gh बोल दिया, इस वजह से सही नहीं है। जो डी ऑप्शन वाली टर्म है वो थोड़ी सी नई है आपके पास में। इससे बोला वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, प्रेशर का वर्क डन आपसे पूछ रहा है, प्रेशर का वर्क डन। तो वर्क डन होता क्या, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास में, तो ये प्रेशर बन जाएगा एक्चुअली, जो टर्म बन जाएगी वर्क डन बाय वॉल्यूम, ये प्रेशर बन जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो डिक्रीज इन प्रेशर देखना है, तो अगर आप डिक्रीज इन प्रेशर देखेंगे तो आपको पता है भी यहाँ का जो प्रेशर था और वहाँ का जो प्रेशर है उसमें क्या डिफरेंस, आप निकाल पाएंगे प्रेशर को। तो आप क्या बोल, प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज P1 माइनस P2, ये डिक्रीज इन प्रेशर आएगा आपके पास में, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, दैट इज 2 रो GH, बिकॉज प्रेशर हमें हर एक पॉइंट पे पता है। तो ये टर्म नहीं है, थोड़ा सा जो सोचिएगा तो आपको बात क्लिक हो जाएगी मास्टर क्या बोलना चाह रहा है। क्या वो जो 10th प्रॉब्लम भी आपके पास में बर्नौली का ही सवाल है। इसने बोला गया एरिया बताया गया, इसका एरिया S है तो इसका 2S है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ V होगी तो यहाँ पे कितनी होगी 2V होगी। प्रेशर आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, तो बर्नौली लगाएंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे, दैट इज P0 प्लस रो GL, ये यहाँ का प्रेशर हो गया। इसको रेफरेंस साइन मान लीजिए, तो इसका हाइट फैक्टर लिखेंगे दैट इज रो GH प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चलिए इसका प्रेशर कितना बनेगा, दैट इज P प्लस रो GL प्लस रो GH बाई 2, ठीक। और यहाँ की वेलोसिटी कितनी बनेगी, हाफ रो 4V स्क्वायर। अब आप देखिए क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रो GL से ये वाला रो GL साफ हो रहा है, इस P0 से ये P0 साफ हो रहा है, तो इधर अगर आप इसको लेके आएंगे तो ये बन गया रो GH बाई 2, और उसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 रो V स्क्वायर। अब चाहिए क्या ये देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है, V की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस रो ने इसको मार दिया, और G की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 10, H के सवाल में गिवन है 2.7, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे V स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, ये यहाँ पे साफ हो गया, तो V की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिंपल बर्नौली था, ये जो आपके पास में है इससे प्रेशर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बच्चों 11th प्रॉब्लम है आपके पास में, इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ऐसे 5 kg है आपके पास में, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, K की वैल्यू आपके पास में है दैट इज 1120 न्यूटन मीटर। अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आपके पास में 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसमें बोला गया कि जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है तब क्या होता है, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन जो v रिलेटिव आता है वो 0 आता है, बस इसकी वेलोसिटी सेम होगी, 0 नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा कितना, वो कैसे निकालेंगे, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आपके पास में होगा तो ये 5 kg है, ये 2 kg है, तो इसकी वेलोसिटी भी v0 होगी, इसकी वेलोसिटी भी v0 होगी, तो आप लिख लीजिए कितना आएगा मोमेंटम, इसका आएगा 20 + 15, 20 + 15 दैट इज 35, और 35 इज इक्वल टू 7v0, तो v0 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक्सटेंशन होगा कितना, वो कैसे निकालेंगे, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है तेरे पास में, हाफ 5 × 9 प्लस हाफ 2 × 100 माइनस हाफ 7 × 25 इज इक्वल टू हाफ kx² k और यहाँ पे x², इससे मिल जाएगा आपको जवाब। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल जाएगा जो कि 25 सेंटीमीटर आएगा।
अब इसने बोला कि फर्स्ट कंप्रेशन होगा क्या, इनिशियली अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है, तो पहले एक्सटेंड हो रहा है तो पहले फुली एक्सटेंड होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन है मान लीजिए, सबसे पहले फुली एक्सटेंड होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे होगा, तो ये t/4, ये वाला टाइम t/4, ये टाइम t/4, टोटल कितना लगेगा 3t/4 लगेगा टाइम इसमें। अब इसका टाइम निकालते कैसे, इसका टाइम मतलब 2π√m रेड्यूस्ड यहाँ पे यूज होता है डिवाइड बाई k, और m रेड्यूस्ड होता क्या है बच्चों, दैट इज m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करके आप पुट कर दीजिए, यहाँ से टाइम मिल जाएगा, और टाइम से फिर 3t/4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3π/56 आ जाएगा। फिर इसने बोला द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन अगर अल्टरनेटली, ये परफॉर्म ऐसा ही करता है जैसे सिंपल ब्लॉक सिस्टम करता है। पहले सबसे पहले देखो पहले क्या हो रहा है, पहले अच्छा ये तेज जा रहा है, ये धीरे जा रहा है, स्प्रिंग खुलेगा तो पहले एक्सटेंशन होगा, फिर ऐसे कंप्रेशन होगा, अल्टरनेटली होगा, फिर एक्सटेंशन फिर कंप्रेशन, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, आगे भी मूव करता रहेगा, ऑसिलेट भी हो रहा है आगे भी मूव कर रहा है। क्लियर? तो इसमें आपके पास में 3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी एंड डी। अब हम बात करते हैं 12th प्रॉब्लम की। 12th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, फोर्स कांस्टेंट गिवन है k = 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह इसको प्रोसीड कर देते हैं, एम्पलीट्यूड गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ k और x² की वैल्यू कितनी आएगी 0.01 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया बच्चों 10⁶ डिवाइड बाई 10⁴, तो ये 100 जूल आ गया। पर यार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो टोटल एनर्जी के बराबर आना चाहिए, तो हो क्या रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है, ये एक्चुअली किसी हाइट पे हो रहा होगा, फिर ग्राउंड से किसी हाइट पे हो रहा होगा, समझ में आ रही है बात, तो ग्राउंड से किसी हाइट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं मैं, तो कितना आएगा तेरे पास, दैट इज mgh प्लस हाफ k(x²). अब ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह में चेंज हो सकती है, ये तो कांस्टेंट रहेगी, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब क्या बोला, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल फिर 160 हुई। क्लियर? तो ये ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ यही एनर्जी मिल सकती है, ये वाली एनर्जी मिलेगी नहीं आपको, तो 100 जूल आएगा, सही बात है ये। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल, सही बात है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास में, जब ये हाफ की x वाली टर्म 0 हो जाएगी तो वो mgh वाली टर्म कितनी आएगी 60 आएगी, बिकॉज टोटल 160 गिवन है आपको, समझ में आ गया, ये टोटल गिवन है आपको 160, ये 160 है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आपको गिवन है 100, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 60 आ जाएगी। तो जब आपके पास में किसी हाइट पे होगा तो अभी जो हम बोलते हैं कि जो स्प्रिंग वाली एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जा सकती है, पर हाइट पे जैसे ये ऑसिलेशन किसी हाइट पे हो रहा होगा तो एक हाफ की x² पोटेंशियल एनर्जी एक mgh होगा। क्लियर? तो अच्छा सवाल था, ट्रिकी सवाल था बच्चों। अगर आप 13 प्रॉब्लम में देखेंगे तो आपको बोला गया जो एक्सीलरेशन है वो -bx है, और पार्टिकल को यहाँ पे ओरिजिन से ऐसे और इस तरफ u स्पीड से फेंक दिया। तो अगर ऐसा है तो यार ये तो SHM है, तो यहाँ पे इसको आप -ω² से कंपेयर कर सकते हैं, तो ओमेगा कितना आ गया, रूट भी आ गया। आप बोलिए सबसे पहले क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे a ओमेगा = u हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास में u डिवाइड बाय √b, तो ए ऑप्शन सही है। पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट ओरिजिन, सही बात है, ये SHM करेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन तो यही है ओरिजिन, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो डी गलत बात, डी बोल रहा है सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है सब इन्फॉर्मेशन। फिर अगर आप इसमें देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 14 की अगर हम बात करें तो आपको बोला गया कि पार्टिकल है वो 2 पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इस वाला और -xm के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और जो इसका वेलोसिटी का मोशन दिखाया वो कुछ ऐसा दिखाया इसने कि यहाँ से कुछ शुरू हुआ ऐसे कुछ ऐसा जा रहा है ना, इसने यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट का नाम कुछ a बोल दिया T1 पे, और यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा, इसका नाम कुछ T2 बोल दिया। ठीक है, T2 अगर आप इस मोशन का एनालाइज करें तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास में, नेगेटिव है और बढ़ रही है, नेगेटिव है और बढ़ रही है। तो नेगेटिव है तो इसे इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ अगर यहाँ पे जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी, तो यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है, ये जो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे है आपके पास में, और ये पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ तक वेलोसिटी आपके पास में यहाँ पे मैक्सिमम हुई, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, मतलब ये वाला पोजीशन है, फिर यहाँ पे जाए घटेगा तो यहाँ पे 0 हो रहा है। इससे आगे आप देख रहे हैं तो वापस इस तरफ ऐसे आ रहा है, कहीं जो T2 वाला पॉइंट है ये कुछ यहाँ पे है, T1 वाला पॉइंट कहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे था, T1 वाला पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी क्रॉस करके इस तरफ पहुंच गया आपके पास में नेगेटिव में। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, पार्टिकल शुरू यहाँ पे हुआ, t = 0 कुछ यहाँ पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है नेगेटिव में, तो यहाँ पहुंचा होगा, फिर इधर गया तो यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है T1 पे। ठीक,
T2 की अगर आप बात करें तो बीच में 0 हुआ तो ऐसे पूरा गया, पूरा जाने के बाद फिर पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास में कुछ ऐसी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये पे कहीं आसपास कहीं T2 होगा, ये वाला पॉइंट होगा या फिर ये वाला होगा, और इस तरफ जा रहा है ऐसे पार्टिकल, इसमें इस तरफ जा रहा है। तो क्या बोला गया, एट T1 पार्टिकल इज गोइंग टूवर्ड्स XM की तरफ नहीं जा रहा, -XM की तरफ जा रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला एट टाइम T1 स्पीड इज डिक्रीजिंग, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज करे, बी ऑप्शन सही हो गया। एट टाइम T2 इट्स पोजीशन इज बिटवीन -XM एंड 0, सही बात है, सी ऑप्शन सही हो गया। द फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एट, तो यार ये तो पता नहीं है आपके पास में कितना है, मतलब हो सकता है कि ये दोनों पोजीशंस बहुत क्लोज हो आपके पास में। अगर ये दोनों पोजीशंस बहुत क्लोज होगी तो अगर आप फेजर में चेक करेंगे तो फेजर में अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है भाई एक पार्टिकल को यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो। अब ये वाला एंगल 90 हो, कोई जरूरी नहीं है 90 से कम भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो मस्ट बी के हिसाब से वो चीज गलत होगी, जिसमें दो ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। बच्चों भी हम कॉम्प्रिहेंशन पे हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें क्या बोला, एक वाटर टैंक है आपके पास में, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ गिवन है A और इसकी हाइट कुछ गिवन है ऐसे H। अब इसके अंदर नीचे आपके पास में छोटा सा ओरिफिस है और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो h/2 हाइट तक भरा हुआ है इनिशियली। सबसे पहले सवाल में तो ये बोला कि कुछ नहीं किया, ओरिफिस से अब लिक्विड क्या किस स्पीड से निकल रहा है, तो मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh और h की जगह कितना आ जाएगा 2gh/2, तो जवाब आ जाएगा √gh। √gh मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसने बोला क्या, फिर इसने बोला कि इसके अंदर अब एक सिलेंडर डाला गया, और उसका एरिया कितना है आपके पास में A/3 एरिया है और उसकी हाइट इसके बराबर है। तो अगर आप इसके अंदर पहले वॉल्यूम कितना था, पहले था AH/2 पहले वॉल्यूम जो था। अब अगर आप इसमें सिलेंडर डाल देंगे कितने एरिया का, उसका एरिया है आपके पास में A/3, तो ये जो बेस एरिया बचा वो सिर्फ 2A/3 बचा। तो अगर A/3 ना, तो बेस एरिया बचा 2A/3 मल्टीप्लाई नई हाइट कितनी आएगी, बिकॉज यहाँ पे सिलेंडर आ गया तो यहाँ पानी नहीं आ सकता, तो पानी सिर्फ कितने एरिया में, ऐसे 2A/3 में। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से h' की वैल्यू 3h/4, ये हाइट आई आपके पास में, नई हाइट। तब नई वेलोसिटी कितनी आएगी, √2gh, h की जगह आ जाएगा 3h/4। तो आप इजीली बता पाएंगे जो जवाब आएगा दैट इज √3/2gh। तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पे, प्रॉब्लम नंबर 17 एंड 18। उसमें क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक P एंड Q हैविंग मास m ईच, दे आर अटैच्ड टू आइडेंटिकल स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, ठीक है, बोथ ब्लॉक्स आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट एज शोन। नाउ द लेफ्ट स्प्रिंग अटैच्ड टू ब्लॉक P is compressed by A/2 and the right spring attached to block P is compressed by A and released simultaneously। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए इसको, ये इन दोनों नेचुरल लेंथ थी आपके पास में, ठीक है, तो आप इसको तो यहाँ पे कहीं पे ले आए, कितना दबा दिया आपने, इसको A/2 दबा दिया, और अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपने इसको कुछ यहाँ पे ले आए और कितना दबा दिया आपने, इसको कुछ A दबा दिया, ठीक है। अब ये चाहता क्या है, सबसे पहले चाहता है वेलोसिटी ऑफ P जस्ट बिफोर P एंड Q आर अबाउट टू कोलाइड फॉर फर्स्ट टाइम। तो यार ये तो कोई आसानी से हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ गिवन है आपको, सबका दोनों का की है आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप जैसे कोलाइड करने वाला होगा तो कोलाइड करेगा कैसे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसका तो जो एम्पलीट्यूड बना वो बना A/2 और इसका जो बना एम्पलीट्यूड वो आपके पास बना A। तो बच्चों अगर भाई कोलाइड कहाँ करेगा, तो आपको पता है कि भाई ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन था। एक्सट्रीम से मीन में आने में इसको भी T/4 टाइम लगेगा, इसको भी T/4 टाइम लगेगा, तो दोनों मीन पोजीशन पे कोलाइड करेंगे, बोथ विल कोलाइड एट मीन पोजीशन। तो अगर आप स्पीड देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ½ kA²/4, ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, ये सारी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से आपको जवाब मिलेगा दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू kA²/4m का रूट, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपके पास में क्या जवाब सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा, दैट इज √k/m और यहाँ पे A/2, ठीक है। बी की अगर आप बात करेंगे द स्पीड ऑफ ब्लॉक Q जस्ट बिफोर P एंड Q आर अबाउट टू कोलाइड फॉर फर्स्ट टाइम। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी आपके पास में। तो वेलोसिटी कितनी की √k/m आ जाएगी इस केस में। तो आप क्या बोलेंगे,
रूट के बाई एम मल्टीप्लाई ए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही पैराग्राफ बहुत आसानी थे, बहुत आसान थे और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में ये पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।